हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहित पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज आप लोगों के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं। बहुत सारे बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर आता तो है, रिवाइज कर लिया है, आरएम बैच को फॉलो कर लिया है, सारी की सारी क्लासेस हम लोग अटेंड करते हैं, पूरा सिलेबस भी हो चुका है सर, बस हम लोगों को ये बताइए कि आंसर कैसे लिखे, है ना। हम लोग आंसर लिखते तो है सर, लेकिन हमारे पूरे मार्क्स नहीं आते, 80 में से 80 नहीं आते सर, 100 में से 100 हम लोगों को नहीं मिल पाते, 95 प्लस हम लोग स्कोर नहीं कर पा रहे सर, या सर वो 5-6 नंबर ना कहीं कट ही जाते हैं। ठीक है, तो वही 5-6 नंबर आप लोग कैसे बढ़ा सकते हो, या फिर एक परफेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हो, इसी के बारे में ये वीडियो है। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटीज रिलेटेड वीडियोस, ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट की वीडियोस, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो आइए बात करते हैं बोर्ड का एग्जाम। आप लोगों को बहुत नजदीक आ रहा है, जैसे कि हम सबको पता है कि बोर्ड का एग्जाम सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो उसमें आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। एमसीक्यूज वाला तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, एमसीक्यूज के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसको भी जरूर देखना आप लोग। लेकिन हम लोग आज डील करने वाले कि हाउ टू राइट आंसर, या हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर, है ना। सबसे बड़ी चीज, एक परफेक्ट आंसर क्या होता है। एक परफेक्ट आंसर वो आंसर होता है जिससे पूरे मार्क्स मिलते हैं, है ना। मतलब बहुत इजीली देखें अगर हम लोग, तो एक परफेक्ट आंसर वही होता है जिसमें आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर हाँ चलो आधा भी मार्क्स कट जाए तो भी उसको परफेक्ट आंसर हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर लिखे कैसे, है ना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम लोग सर कब लिख सकते हैं एक परफेक्ट आंसर, है ना। तो उसके बारे में डील करते हैं। देखिए जरा क्या बता रहा है ये, तो ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स को डील करेगा ये वाला जो वीडियो है, तो इसको पूरा अच्छे से देखना। चाहे आप लोग आपके पास पॉलिटिकल साइंस हो ना हो, चाहे आपके पास हिस्ट्री हो ना हो, साइकोलॉजी हो ना हो, सोशियोलॉजी हो ना हो, तो ह्यूमैनिटीज के कंप्लीट सब्जेक्ट्स को ये डील कर रहा है ना। और किस तरीके से आंसर लिख सकते हो आप लोग, उसके बारे में बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो देखिए कब हम लोग एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं, तो हम लोग एक परफेक्ट आंसर तब लिख सकते हैं जब हमारे पास कंसेप्ट क्लैरिटी हो, है ना। अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है, अगर आप लोगों को सारी की सारी चीजें पता है, इजीली पता है, अच्छे से पता है, थॉरोली पता है, आप लोगों को क्या आता है, कंसेप्ट्स पता है, मतलब एक तरीके से कंप्लीटली, ठीक है, और आप लोगों को पता है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो वाला आंसर लिख सकते हो, परफेक्ट आंसर लिख सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपके फैक्ट्स आपके टिप्स पे हो, आपको पता है कि यार ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस क्वेश्चन में ये पॉइंटर्स जो है वो लिखने ही लिखने, वरना एक आंसर जो है अधूरा रह जाएगा। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, एबल टू कनेक्ट चैप्टर्स, ठीक है। अगर आप लोग चैप्टर्स को कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप लोग और भी बेहतर आंसर लिख सकते हो। सर कैसे, देखो हम लोग कश्मीर वाला टॉपिक जो है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में भी पढ़ते हैं, और कश्मीर वाला टॉपिक जो है हम लोग रीजनल एस्पिरेशंस में भी पढ़ते हैं, ठीक है। सीबीएसई बहुत चालाक है। सीबीएसई क्या करेगा, सीबीएसई एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आएगा, मैं लेकर आया हूं वैसे, आगे दिखाऊंगा आप लोगों को इसमें, कि एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आएगा और बोलेगा कि भैया कश्मीर के बारे में सारी सारी चीजें बताओ, है ना, सारी की सारी पॉलिटिक्स बताओ चलो कश्मीर की, या स्टार्टिंग की कश्मीर की पॉलिसी को उठाएगा और इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाले कश्मीर के साथ जोड़ देगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहे उसके बारे में बताओ। तो अगर आप लोग सारे के सारे चैप्टर्स को कनेक्ट कर पा रहे हो, अगर आप लोगों को सारी की सारी थीम पता है चैप्टर्स की, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो एक परफेक्ट आंसर लिखने के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, आप लोगों को टिप्स पे आपके फैक्ट्स होने चाहिए, और सारे के सारे चैप्टर्स आप लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आते, देखते आगे क्या बता रही है हमें। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल साइंस में तो 6 मार्क्स तक का ही होता है ना, लेकिन हिस्ट्री वगैरह को हम लोग देखें तो 8 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, है ना। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे बच्चे टू द पॉइंट आंसर लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि जिस तरीके से वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन लिखते हैं उसी तरीके से 4 मार्क्स के क्वेश्चन लिखते हैं, उसी तरीके से 6 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन लिखते हैं। लेकिन इन सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या करने का, इसके आंसर्स लिखने का अप्रोच जो है थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है। किस तरीके से डिफरेंट होता है, किस तरीके से हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सर क्या बहुत बड़ी साइकोलॉजी है सर, ये क्या एकदम ऐसी फिलोसॉफी कि हम लोगों को समझ में नहीं आएगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं अपने टाइम पीरियड में यूज करता था, आप लोग अपने टाइम पीरियड में यूज कर सकते हो। लेकिन ये सारी की सारी चीजें बताने से पहले एक और चीज, क्या सबसे इंपॉर्टेंट, कि सर आंसर लिखे कैसे, है ना। पॉइंटर्स में आंसर लिखे सर, या फिर हम लोग आंसर लिखे किसमें किसमें पैराग्राफ्स में। कैसे आंसर लिखे सर, पैराग्राफ्स में आंसर लिखना ज्यादा सही रहेगा या पॉइंटर्स में लिखना आंसर सही रहेगा। देखिए दोनों अप्रोच आप लोगों की सही है। अगर आप लोगों को पॉइंटर्स में लिखना है तो आप लोग पॉइंटर्स में लिख सकते हैं आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैराग्राफ्स में लिखना है तो आप लोग पैराग्राफ्स में भी
प्रेफर कर सकते हो। सर ज्यादा अच्छा क्या है, देखो अगर हम लोग सीबीएसई के सैंपल पेपर्स उठाए ना, ठीक है, तो सीबीएसई का जो आंसर शीट सीबीएसई प्रोवाइड करता है सैंपल पेपर के साथ, उसमें वो कभी भी पॉइंटर्स में आंसर नहीं देता है। ठीक है, क्या सर इसका मतलब लिखना नहीं सकता? सारे के सारे स्कूल के टीचर तो यही बता रहे हैं कि पॉइंटर्स में आंसर लिखना, आप लोग लिख सकते हो, है ना। अगर जब तक आप लोगों के आंसर ठीक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन आप लोगों को गाने लिखने तो तुम पॉइंटर्स में लिखो चाहे पैराग्राफ में लिखो, गलत ही होंगे। ठीक है, खैर हम लोग बात कर रहे हैं किसमें कि सर पॉइंटर्स में आंसर लिख सकते हैं कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्कूल्स का ये अप्रोच होता है कि हम लोग पॉइंटर्स में ही आंसर्स लिखें। ठीक है, लेकिन आप लोग पैराग्राफ्स में भी क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। अच्छा, बीइंग अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट सर क्या करना चाहिए? साइंस स्टूडेंट तो सर सारे के सारे पॉइंटर्स में आंसर लिखते हैं, हम लोगों को किस में लिखना चाहिए? देखो जब आप लोग ग्रेजुएशन में जाएंगे और ग्रेजुएशन के बाद आप लोग जब मास्टर्स करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ग्रेजुएशन मास्टर्स में आप लोगों को पॉइंटर्स में आंसर लिखना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, आप लोग यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो पॉइंटर्स में आंसर लिखना आप लोगों को अलाउड नहीं होता है। ठीक है, ना टीचर्स पसंद करते हैं बीइंग अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। ठीक है, हाँ साइंस स्टूडेंट्स के लिए ठीक रहता है वो, तो आप लोग ये वाले अप्रोच के साथ भी जा सकते हो, पैराग्राफ वाले अप्रोच के साथ ज्यादा बेहतर है। मैं इसी अप्रोच को ज्यादा क्या कहता हूँ, सही मानता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग पॉइंटर्स में लिखिए और किसमें, पैराग्राफ्स में लिखिए, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे कि सर बताइए अब कि कैसे आंसर लिखा जाए। बात करते हैं हम लोग स्टार्टिंग में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के साथ, है ना। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें? तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का आंसर हमारा टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो कौन से अप्रोच को फॉलो करेंगे हम लोग? डायरेक्ट टू द पॉइंट। क्यों? ज्यादा लिखने के बाद भी उतने ही नंबर मिलने, 2 ही नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, है ना। देखिए जरा कैसे, व्हाट वर द 3 मेजर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग के 3 मेजर चैलेंजेस क्या थे, ये पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है 3 मेजर चैलेंजेस कौन से थे। एक, इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यूनिटी को मेंटेन करना। दूसरा, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। तीसरा, टू एंश्योर द वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम कम्युनिटी, ऑफ सम रीजन, ऑफ सम पीपल, ऑफ सम कास्ट, ऑफ सम रिलीजन, है कि ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाए जिसके आगे लिखा हो कि भैया ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग डायरेक्टली दे दो, है ना। इतना छोटा नहीं देना जितना मैंने दिखाया, मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि भैया ये 3 पॉइंटर्स आप लोगों को याद होना चाहिए। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर आप लोगों को कंसेप्ट आता है, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, आप लोगों को नेशन बिल्डिंग का कंसेप्ट आता है पूरा की पूरा आता है। दूसरा, आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, आप लोगों को पता चला कि भैया क्या पॉइंटर्स इसमें आने चाहिए, है ना। मतलब ये तीन किसके बारे में बता रहा है, चैलेंजेस के बारे में बता रहा है जो इंडिया के सामने आए थे। तो 3 बड़े चैलेंज इंडिया के सामने कौन से आए थे, आप लोगों को उसके फैक्ट्स पता है। कौन से फैक्ट है? इंडिया की यूनिटी को मेंटेन करना है, इंडिया में डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करनी है क्योंकि नेशनल मूवमेंट हम लोगों ने उसी के लिए लड़ा था, और तीसरा हम लोगों को क्या पता है, वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी करनी है। तो ये 3 पॉइंटर्स हम लोगों को पता है। अब इन्हीं पॉइंटर्स को इंक्लूड करवा के हम लोगों को आंसर लिखना है। ठीक है, तो आंसर की स्टार्टिंग हम लोग कैसे लिख सकते हैं, द 3 मेजर चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग वर एज फॉलोज। फर्स्ट, टू एंश्योर द यूनिटी ऑफ द एंटायर कंट्री, है ना, मतलब प्रिंसिपल स्टेट्स को इंक्लूड करवाना वगैरह वगैरह सब कुछ इसी में आ जाएगा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इसी में आ जाएगा। दूसरा, टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, बहुत बड़ा चैलेंज था डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। और तीसरा, है ना, तीसरा क्या है, टू एंश्योर द वेलबींग ऑफ द एंटायर इंडियन सोसाइटी। आंसर कंप्लीट हो जाएगा, 2 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे तीनों चीजें इसमें आ गई। क्या क्या? सबसे पहली चीज, हमारे फैक्ट्स स्ट्रांग है, हम लोगों को पता चल गया, हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग है, टॉपिक के साथ दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करने की हम लोगों को इसमें जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, आगे चलते। देखिए अब क्या, अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए 4 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। ठीक है, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग, देखिए एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। हाँ, अब 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो क्या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करें सर, है ना। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। सर पार्टीशन के बारे में पूछा है, प्रॉब्लम्स हमें पता है ना, विमेन के साथ अत्याचार हुआ था सर, हिंदू मुसलमान को मारने लगे थे, मुसलमान हिंदू को मारने लगे थे सर, बॉर्डर्स में 80 लाख लोगों का माइग्रेशन हो गया था सर। लिखना पॉइंट टक 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 खत्म, ऐसे लिखना है। ठीक है, या उसको प्रेजेंटेबल बनाना है। क्या करेंगे हम लोग, कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो लिखने का मतलब क्या, डिफाइन करेंगे एक टर्म को जिसके ऊपर बात हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि सर बात किस बारे में हो रही है, बात हो रही है पार्टीशन के बारे में। तो व्हेनेवर वी विल स्टार्ट विद द
डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के डेफिनेशन के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भैया पार्टीशन होता क्या है, व्हाट वाज पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन कब हुआ था, है ना। इंडिया वाज पार्टीशन इन 1947 ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, पार्टीशन के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, इट वाज द लार्जेस्ट, मोस्ट एब्सर्ड, अनप्लैन्ड, ट्रेजिक पार्टीशन ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिगेस्ट पार्टीशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि भैया हाँ ये वाला इंट्रोडक्शन है। उसके बाद क्या क्या मेन बॉडी क्या आएगी इसकी, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, पार्टीशन तो हुआ लेकिन पूछा क्या गया, प्रॉब्लम्स पूछी हुई कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी पार्टीशन के टाइम पीरियड में। तो पार्टीशन के टाइम पीरियड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, फिर आप लोग 1 2 3 4 पॉइंटर्स लिख सकते हो, या फिर आप लोग पैराग्राफ्स में लिख सकते हो। लेकिन उसमें जो आपका पहला पैराग्राफ होगा वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हाँ देखो, डिफाइन द टर्म इन द क्वेश्चन। क्या टर्म है अपने पास, पार्टीशन। तो पार्टीशन को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ मेन बॉडी ऑफ द आंसर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये अप्रोच होना चाहिए हमारा 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में आंसर लिखेंगे। सबसे पहले ढूंढेंगे कि ऊपर वाले में हमारे पास कौन सा ऐसा टर्म है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ना। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, जैसे शॉक थेरेपी के बारे में आप लोगों को पूछ लिया गया है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले शॉक थेरेपी का कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, राइट डाउन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी के बारे में क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे कि शॉक थेरेपी होती क्या है, पता तो चले क्या होती है, इंट्रोडक्शन तो दो उसका। ठीक है, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, उसके बाद अपन लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ में मेन बॉडी, मतलब क्या 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 कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे शॉक थेरेपी की वजह से। ठीक है, ये 2 चीजें होगी। आगे आते हैं हम लोग बात करेंगे अब किसकी, 6 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन की, जिसकी बहुत बड़ी हाइप है। ठीक है, देखो जनरली 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। क्यों, सीबीएसई को तुम लोगों को पास भी करना है ना। तो अब क्या है, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को क्या करना है, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को भी उसी तरीके से देखना है जिस तरीके से हम लोगों ने 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देखा था। लेकिन यहाँ पे अप्रोच थोड़ा सा स्लाइटली और चेंज हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द स्टेट ऑफ हैदराबाद बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन के बाद हैदराबाद इंडियन यूनियन का पार्ट कैसे बना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हैदराबाद का सर राजा था निजाम। ठीक है, उसके साथ हम लोगों ने सबसे पहले क्या कर दिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करने की कोशिश करी थी, उसने नहीं करा। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करा, फिर हम लोगों ने क्या करा, ऑपरेशन पोलो कर दिया और उसको जीत लिया। तेलंगाना मूवमेंट वगैरह बता देंगे, पीजेंट्स का मूवमेंट हुआ था, ये वो। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे फिर इसको, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, हैदराबाद क्या था, हैदराबाद वाज अ प्रिंसली स्टेट, इट वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में कि इट वाज रूल्ड बाय अ किंग हु अज्यूम्ड द नेम ऑफ निजाम। ठीक है, या हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ निजाम। बोलो अब बताओ, दोनों आंसर्स में हम लोग को ज्यादा अच्छा कौन सा लगा, वो अच्छा लगा जिसमें इंट्रोडक्शन अच्छा है। ठीक है, जो आंसर चेक करने वाला बंदा होता है वो भी यही चेक करेगा कि भैया इसने हैदराबाद के बारे में सही चीजें बताई है नहीं बताई है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में वो क्या कह रहा था कि भैया मुझे इंडिपेंडेंट होना है, ये तुमने कहा लिखा, तुम लोगों ने डायरेक्ट क्या आंसर स्टार्ट कर दिया था, आंसर डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था कि हैदराबाद जो है वो इंडिया का पार्ट कैसे बना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारे पास, इंट्रोडक्शन आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हाँ हैदराबाद इंडिया का पार्ट कैसे बना। तो हैदराबाद इंडिया का पार्ट कैसे बना मतलब, सबसे पहले हमारे पास आएगा हमारा इंट्रो, उसके बाद आएगी हमारी मेन बॉडी। ठीक है, और अब तीसरा पार्ट भी, जब हम लोग अपनी पूरी मेन बॉडी लिख देंगे कि हैदराबाद में क्या क्या हुआ था, किस तरीके से हैदराबाद सितंबर 1948 में इंडिया का पार्ट बन जाता है, उसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा हमारा वो होगा कंक्लूजन। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया, उसके बाद क्या हैदराबाद में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं 1965 वाले इंडिया पाकिस्तान वॉर में, तो 1965 का जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो हैदराबाद ने किस तरीके से हेल्प करी थी, है ना। हैदराबाद के निजाम ने 5000 किलो सोना दान में दिया था कि भैया पाकिस्तानियों को हराओ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना, कि इट वाज अ प्रिंसली स्टेट, और फिर अपन खत्म करते 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 आंसर को हमारे कंक्लूड कर देंगे। ये होता है अप्रोच 6 मार्क्स के और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को लिखने का। ठीक है,
इसके साथ अगर आप लोग दूसरे किसी क्वेश्चन को देखें, जैसे एग्जांपल के तौर पे, डिस्क्राइब द पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर सिंस इंडिपेंडेंस, हाउ वाज आर्टिकल 370 रिपीटेड। अब देखो जरा हम लोग क्या, सॉरी रिपील्ड, नॉट रिपीटेड, रिपील्ड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के दो पार्ट्स है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर सिंस इंडिपेंडेंस, 1947 से पूछ रहा है, सीधा सीधा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बताएंगे, कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, इट वाज रूल्ड बाय हरि सिंह, ठीक है। द मेजर पॉपुलेशन वाज ऑफ मुस्लिम्स, इट वाज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब कश्मीर के हम लोग कश्मीर की बात करेंगे तो हम लोग पहले ये बताएंगे कि भैया कश्मीर को इंडिपेंडेंस चाहिए था, उसको ना इंडिया में ज्वाइन करना था ना पाकिस्तान में ज्वाइन करना था। फिर क्या करेंगे अपन, फिर आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, कैसे कि भैया पाकिस्तान ने अटैक करा अक्टूबर 1947 में, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशंस के बाद गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वहाँ चला गया। फिर एंट्री करवाएंगे शेख अब्दुल्ला की, उसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे सबसे पहला 1948 से लेकर 1953 तक। फिर क्या करेंगे, उसको उठा के जेल में डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से जो हमारी पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ से लाते लाते हम लोगों को 370 हटाने तक, यानी कि 2019 तक लाना है, ठीक है। तो 2019 तक लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा इंट्रोडक्शन पहले उसका बनता है। तो सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद बहुत अच्छे से मेन बॉडी दो, और जब आर्टिकल 370 हट गया उसके बाद की कंडीशन बताओ, क्या कि भैया आप दंगे फसाद वहां पर देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। क्या वहां पर अब हिंदू मुस्लिम्स के बीच में पीस है ना, पहले भी पीस था, ऐसा नहीं कि पीस नहीं था, लेकिन क्या है, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में पीस है, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे गवर्नेंस हो रही है ना। हाँ अभी तक इलेक्शंस वगैरह नहीं हुए वहाँ पर, लेकिन इलेक्शंस वगैरह होंगे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, बट विथ व्हाट, विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बारे में बताओ। तो क्या एक अच्छे नोट पे हम लोगों को आंसर क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। तो ये थी स्ट्रैटेजी, टॉपर स्ट्रैटेजी, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को लिखने के पूरे। अब ये मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के थ्रू क्यों समझाया, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस के थ्रू क्यों समझाया, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाया तुम लोगों को। उसी तरीके से आप लोगों को अगर क्वेश्चन आ जाए किसके बारे में, विजयनगर के बारे में क्वेश्चन आ जाए, तो पहले स्टार्ट करो कि विजयनगर की जोग्राफिकल एरिया क्या है ना, किसने स्टार्ट किया था, हरिहर और बुक्का कौन थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके साथ स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन में। फिर विजयनगर में कौन से अच्छे अच्छे राजा हैं उनके बारे में बात करो, हरिहर 1 के बारे में बात करो, हरिहर 2 के बारे में बात करो, बुक्का 1 बुक्का 2 के बारे में बात करो, देवराया 1 देवराया 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद किसकी बात कर सकते हैं हम लोग, कृष्ण देवराया की बात कर सकते हैं, है ना, मोस्ट प्रॉस्परस रूलर ऑफ साउथ इंडिया और ऑफ विजयनगर, ठीक है। विजयनगर के में कौन से ट्रैवलर्स आए थे, ठीक है, उनके बारे में बात करो, ठीक है। तो जब हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में लिखते, फिर एंड कैसे हुआ उसका कंक्लूड कर दो, क्या बैटल ऑफ तालीकोटा के बारे में बात करो, 1565 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एक कंप्लीट आंसर लिख सकते हो, एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हो, जिससे आप लोग खुद भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और अच्छा, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट जाके एग्जाम में बैठोगे और डायरेक्ट जाके लिख लोगे तो आएगा, नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करो, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, सर पता नहीं क्या ही बता दिया, ये तो हमें किसी ने बताया नहीं था। पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, आराम आराम से करना है इसको, ये बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बस अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाओ, ठीक है। हाँ याद रखना, पॉइंटर्स में आप लोग आंसर लिख सकते हैं, पैराग्राफ्स में भी आंसर लिख सकते हैं, प्रेफरेंस आपकी है, आपको जैसे ज़्यादा बेहतर लगे आप लोग वैसे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। खैर ये तो होगी अपनी ये सारी की सारी बात। अगली वीडियो आप लोगों को किस चीज़ की चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आ रहा है आप लोगों को, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सर ये इशू आ रहा है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग अप्रोच करें उसके बारे में आप मुझे बताइए, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा आप लोगों को। उसके साथ साथ अगर आप लोग अभी तक बोर्ड्स की और सीयूईटी की तैयारी आप लोगों को लग रही है कि आपके अधूरी है ना, आप लोग अभी तक कंप्लीटली आपका सिलेबस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, प्लस आप लोगों को लग रहा है कि सर हम लोगों को बहुत टाइम लग रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें, अगर स्टार्ट भी नहीं किया आप लोगों ने अभी तक, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग हमारे साथ महापैक में जुड़ सकते हो। इस महापैक में बोर्ड्स की और सीयूईटी की दोनों की तैयारी करवाई जा रही है, और दोनों की तैयारी करवाई जा रही है, इन दोनों की तैयारी करने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है, जो कि है Y742, इस बैच में एनरोल करने के लिए, जिससे आप लोगों को 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये मेरी ईमेल आईडी है, किसी को भी अगर मुझसे कांटेक्ट करना है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो khan.ayub@247.com पर। बैच लेने के लिए भी आप लोग मुझे मेल कर सकते हो और मुझे बोल सकते हो सर महापैक हम लोगों को लेना है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि महापैक कैसे लेना है, ठीक है। प्लस रोज शाम को 8 बजे मेरी क्या होती है, क्लास होती है पॉलिटिकल साइंस की, इसी चैनल पर ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। तो आप लोग रोज शाम को 8 बजे आ सकते हैं यहाँ पर।
अच्छा, महापैक में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को? तो आप लोगों को सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी के, रीजनिंग और क्वांट्स। तो ये 11 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप लोगों को बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों में ये क्या करेंगे, हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से लेंगे अपन इस वाले बैच को? तो इस वाले बैच को लेने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके लिखेंगे अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 लिखेंगे वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पे करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सीयूटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सीयूटी आर्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोगों को 2 महापैक दिखाई देंगे। एक ये वाला महापैक दिखाई देगा और एक हम लोगों को ये वाला महापैक दिखाई देगा। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है बुक्स का। इसमें बुक्स है, इसमें बुक्स नहीं है। आप लोग, मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को इस वाले के लिए जाइए। कितने रुपए का है ये? तो ये जो है 9,500 रुपये का अपने को दिख रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक कोड दिया है Y742। जैसे आप लोग यहाँ पर Y742 लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे तो आप लोगों के बहुत सारे पैसे, अभी 17% का डिस्काउंट दिखा रहा है ना, मैक्सिमम 20% तक जाता है ये। तो Y742 इस्तेमाल करिए, 1,614 रुपये बच जाएंगे। और 20% अगर आ जाता है बीच में कभी कभी तो फेस्टिवल डेज वगैरह के आसपास आ जाता है, तो आप लोगों के 1,900 रुपये के आसपास भी बच जाते हैं। ये वाला बैच आपको 7,884 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, सारे 11 सब्जेक्ट करवाए जाएंगे आप लोगों को, बोर्ड्स और सीयूटी दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। और ये चलेगा कब तक? जब तक आप लोगों का सीयूटी का एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक चलेगा। सीयूटी का एग्जाम खत्म नहीं होता यानी कि जून तक चलेगा, मतलब 7 महीने। तो ये लगा लो कि हर महीने 1,000 रुपये देकर ट्यूशन पढ़ रहे टाइप्स। ठीक है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स आप लोग करवाए जाएंगे, लगातार रिवीजन करवाई जाएगी। सारे के सारे बैचेस का आप लोगों के पास एक्सेस रहेगा। और क्या, एमसीक्यूज़ के सेशंस करवाए जाएंगे आप लोगों से। एमसीक्यूज़ के साथ साथ सीटीक्यूज़ के बैचेस होते हैं वो आपके होंगे, प्लस रिवीजन सेशंस करवाए जाएंगे। क्रैश कोर्सेज का आप लोग क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ई बुक्स मिलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है आप लोगों को। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आशा करता हूँ ये वाला जो लेक्चर था आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर। ईमेल आईडी याद रखना आप लोग, किसी को भी बैच लेना हो तो मुझे मेल करिए। और किसी को भी कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर, टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।